मेरा मानना है इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा आपने बताया, ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं और हमारी अपेक्षा से भी बहुत ज़्यादा अच्छे आंकड़े आए हैं। हम लोग का अनुमान था, ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि 7.2 7.3 के आसपास रहेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ के 8.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत स्वागत योग्य है। ये क्रम को ये भी देखना होगा, ये सबसे ज़्यादा वृद्धि है पिछले 6 तिमाहियों में, जो एक बहुत अच्छा संकेत देता है अर्थव्यवस्था के लिए। अगर हम इसका बारीकी से विवेचना करें, विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे सर्विसेज में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में 9.1% की, और मैन्युफैक्चरिंग का ये जो काफ़ी तेजी से बढ़ा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है, इसलिए कि पिछले साल के मुताबिक पिछले साल ये 2.2% की वृद्धि हुई थी। अब इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति लगातार बहुत निचले स्तर पर रही है। अगर आप अक्टूबर 25 के आंकड़े देखेंगे, 20-25 में 0.2% के इस नीचे के स्तर पे आ गया था। तो नीचे स्तर पे रहने वाली मुद्रास्फीति ने भी एक इस वृद्धि को बढ़ावा देने का एक उचित माहौल बनाया है। प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन, जो कुल जीडीपी का तकरीबन 57% बढ़ता है, उसमें 7.9% की वृद्धि हुई है, जो फिर से बहुत ही स्वागत योग्य है। अंततः निष्कर्ष के रूप में ये मैं कहना चाहूँगा कि ये आंकड़े बताते हैं, जैसे इस तिमाही के आंकड़े आए, पिछले तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई थी, कि ये कोई एक वन ऑफ चीज़ नहीं है। हम एक लगातार सतत विकास के पथ पर अग्रसर हैं, और यह आर्थिक विकास की दशा और दिशा को उचित रूप से दर्शाता है कि हम में, हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, रेजिलियंस है, मोमेंटम है, और इस तरह का एक तेजी से बढ़ता हुआ भारत विश्व में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। भारतीय बाजार पे लोगों को कितनी राहत इससे मिलेगी? भारतीय बाजार में अगर आप देखें तो अभी कुछ हाल में बहुत सारी घटनाएं हुई। जीएसटी में बहुत ही अच्छी कटौती हुई थी, 4 स्लैब से 3 स्लैब, बहुत सारी चीज़ों को नीचे के स्लैब में लाया गया। उसके अलावा प्रत्यक्ष कर के दरों में, इनकम टैक्स रेट्स में काफ़ी अच्छी कटौती हुई थी। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आप दिवाली के समय का देखें तो उस दिवाली के समय में तकरीबन 6.5 लाख करोड़ की खरीदारी हुई, जो बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड था, अप्रत्याशित था। तो इन सब चीज़ों को हमें देखते हुए लगता है कि इन्फ्लेशन में कमी हुई है, लगातार जीएसटी में बहुत रिलीफ मिला है, इनकम टैक्स की दरों में रिलीफ मिला है। इन सब चीज़ों से आम आदमी को काफ़ी कुछ राहत मिली है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आने वाले समय में भारत और अतिरिक्त प्रयास करने के बाद और बड़ी इकोनॉमी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेसिडेंट पुतिन 4 और 5 दिसंबर को पहले सोवियत संघ और अब रूस भारत के पारंपरिक मित्र हैं, और कई अवसरों पर ये दोस्ती काम भी आई है। अब सीत्र की बात हो रही है, वंदे मातरम पर चर्चा करने को लेकर के सरकार इच्छुक दिखाई दे रही है सर, लेकिन एसआईआर पर भी बहस चाहता है विपक्ष। एसआईआर का बहाना लेकर के संसद की कार्रवाई में गतिरोध पैदा हो और संसदीय कार्य बंद हो, ये विपक्ष की नई रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस की तरफ से तरीके से तमाम उलटफेर चल रहा है। कर्नाटक में सर कोई सत्ता का संघर्ष नहीं है, और उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहे, जो करना है करे। ये सत्ता का संघर्ष नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये सामाजिक शक्तियों के विरुद्ध षड्यंत्र है। इससे कांग्रेस पार्टी इनकार नहीं कर सकती। पिछड़े वर्ग के एक मुख्यमंत्री को हटाने की कुत्सित साजिश है, हम इसका विरोध करते हैं। 6.4, 7.4, 7.8 और 8.2 ये नंबर्स भारत के पिछले 4 क्वार्टर्स के जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हैं। ये मोदीनॉमिक्स के कारण संभव हुआ है, जिस मोदीनॉमिक्स ने 12 लाख रुपए तक की आय को आयकर से एग्जम्प्ट किया, जीएसटी की रेट रैशनलाइजेशन से मार्केट में उपभोग बढ़ाया,
इन स्पाइट ऑफ जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स एंड टेंशंस जो अभी दुनिया में चल रहे हैं, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% से ग्रो कर रही है। वो लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कुछ दिन पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपशब्द बोल रहे थे, संसद में खड़े होके, संसद के बाहर खड़े होके। 8.2% इज मोदीनॉमिक्स करिश्मा। लोगों को ताकत देना, मुद्रा अकाउंट से लेकर मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम से लेकर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से लेकर जो इंक्लूसिव इंडिया के तहत लोगों के खाते खुलाए गए, आज तक उसका नतीजा ये हुआ कि भारत जैसे विशाल देश की जीडीपी 8.2% से ग्रो कर रही है और अगले 1 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू मोदीनॉमिक्स। जीएसटी और जीएसटी 2.0 का कितना बड़ा योगदान है सर? क्योंकि हमने देखा जो रेट रैशनलाइजेशन था उससे जो नॉर्मल कंज्यूमर्स थे उनका कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन में वो आया तो कंज्यूमर्स उस तरफ ड्रिवन भी हुए। देखिए, ये जो Q2 है ये जुलाई से लेकर सितंबर तक का है। फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट Q3 में आएगा, पर Q2 में जब जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ तो सारे मैन्युफैक्चरर्स को पता था कि फेस्टिव सीजन में बम्पर कंजम्पशन होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये प्रोडक्शन जीएसटी 2.0 के अनाउंसमेंट और उससे पहले जो बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम को आयकर से मुक्त किया गया, उसके कारण बाजार में 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रति वर्ष एडिशनल कंजम्पशन बढ़ा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था में 8.2% की ग्रोथ Q2 FY26 में देखी जाए। पिछले 3 महीनों में भारत का वृद्धि दर, जीडीपी का वृद्धि दर 8.2% बढ़ा है। ये तो बहुत आनंद की बात है और बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हम ऐसे ग्रोथ रेट अचीव कर सके। बट आशा रखिए हम कि ऐसा ग्रोथ रेट हम कायम रखें और भी कर सके, एंड आगे भी इससे करने की जरूरत है। भारत को अच्छा ग्रोथ रेट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमको जो इवन 10-20 साल में भी चाइना के नजदीक रहना है, तो हम हमारी इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को आत्मनिर्भर बनाना है, तो एक ग्रोथ रेट जरूरी है। अभी एक सवाल ये उठ सकता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो ट्रंप ने टैरिफ डाला था, इतना टैरिफ डाला है इतना ज्यादा, बट टैरिफ की वाज नॉट इमीडिएटली, तो इनको बढ़ नहीं रही थी, इसका थोड़ा सा समय था। तो ये दरमियान एक तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारे से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे से ये लोग ने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया है 3 महीने में, बिफोर नई टैरिफ आए, क्योंकि स्टॉक कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हम जो आगे टैरिफ एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात यह है कि शायद हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसको डाइवर्सिफाई किया, दूसरे कंट्री में कर दिया है। एंड सो आई होप कि एक्सपोर्ट में तो हम कुछ रास्ता निकालेंगे कि डिस्पाइट दिस टैरिफ की वजह से बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये दर क्यों इतना अच्छा बना, इसके लिए कई पॉलिसीज जवाबदार है मेरा ख्याल से। एक तो जो जीएसटी का रेट्स कम किया, दिवाली वाज देयर, ऑल द सीजन्स वाज देयर, सो इसके वजह से पीपल वेर बाइंग, लोग ज्यादा खरीदी करते हैं, इसकी भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये हमने बहुत सालों से लॉजिस्टिक्स का टेक
कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का बहुत काफ़ी बड़ा है, इससे ट्रांसपोर्ट कम होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है एंड टाइम भी कम होता है। और जो थोड़ा सा जो डिजिटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इससे ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ी कम हो सकती है। तो मेरा ख्याल से जरूरी है कि हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को और भी घटाएं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट विल बी अराउंड, अच्छे देशों में जो अच्छा काम करते हैं वहाँ तो 10-15% से ज़्यादा नहीं होता है। तो हमको ये ध्येय रखना चाहिए कि हम ये कॉस्ट इतना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में इतना कम करें।